नमस्कार दोस्तों इन दिनों में लंदन में एक नाटक, शेक्सपियर के लंदन की बात मैं कर रहा हूँ। एक नाटक बड़ा चर्चा में है। नाटक का नाम है ड्राइंग द लाइन। और ये नाटक वहाँ रंगमंचों पर इतना ज़्यादा खेला गया है, लोकप्रिय हुआ है, और उसको देखने वालों में ज़्यादा वहाँ के भारतीय और पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर बसते हैं लंदन में। वो सारे के सारे वहाँ भीड़ जुटाकर कई बार उसको देख चुके हैं। हालांकि उस नाटक का सीधे रूप में भारत या पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस नाटक के लेखक से इसलिए संबंध जुड़ गया लोगों का कि ये हार्वर्ड ब्रेटन है, वहाँ का एक नाटककार हार्वर्ड ब्रेटन। तो हार्वर्ड ब्रेटन ने अपना इसकी भूमिका जो है उसको इस तरह से बांधी। शुरुआत में उसने नाटक के आरंभ में जो भूमिका दी वो भूमिका लगातार दोहराई जा रही है। उसने अब पृष्ठभूमि में दोहराई जाए। हर बार आदमी नाटककार मंच पर तो नहीं आ सकता, लेकिन उसी बात को अब पृष्ठभूमि से दोहराया जा रहा है नाटक के दौरान। उसका कहना है कि मैं एक बार हाल ही में कुछ महीनों पहले केरल में गया। वहाँ केरल में एक युवक मिला जो वहाँ का एक मतलब अच्छे परिवार से था, और जो इंटेलेक्चुअल समाज है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, संभ्रांत, उन परिवारों से उसका संबंध भी जुड़ा रहा था। अब उस युवक ने बड़े दावा किया कि ये मेरे बाप के पास उस घर की चाबियां हैं जो घर हमारा था, चाबियां आज तक हमारे पास हैं। अब केरल में बैठा युवक उन चाबियों को अपनी संपत्ति बनाए बैठा है, जो चाबियां उस घर की हैं जो घर वर्तमान पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद नाटककार का ये कहना है कि इस घटना ने मुझे इतना परेशान भी किया, इस घटना ने मुझे इतना प्रेरित भी किया कि ये ड्राइंग द लाइन जो है कितना ख़तरनाक रास्ता है, कितनी ख़तरनाक एक बात है, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ मित्रों। बात चल पड़ी कुलदीप नैयर साहब, हमारे प्रख्यात भारतीय पत्रकार। उन्होंने एक जिक्र किया एक इंटरव्यू का, वो भी इंटरव्यू को बहुत पुरानी बात नहीं थी। वो कहते हैं कि मैं एक बार गया लंदन में तो मेरी मुलाकात रेडक्लिफ से हो गई। रेडक्लिफ बहुत बूढ़ा हो चुका था, कुछ तो उम्र के साथ बूढ़ा हो गया था और कुछ हालात के साथ भी बूढ़ा हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं लाखों मरने वालों की जो मौत है, जो वहाँ का जो हैवानियत का जो नंगा नाच हुआ, उसका नैतिक रूप से, मॉरल रूप से जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अगर वो लकीरें खींचने से इनकार किया होता तो शायद मुझ पर इल्ज़ाम ना लगता, लेकिन मैं अपनी नज़रों में अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करता हूँ। और उस इंटरव्यू के दौरान कुलदीप नैयर बताते हैं कि रेडक्लिफ ने 2 बार कहा कि मैंने तो पहली जो एक प्रकार से जो इनको रिपोर्ट दी थी, जो आधी अधूरी थी और जिसे दोहराने के लिए, जिसको सुधारने के लिए मुझे दोबारा माउंटबेटन ने कहा था कि ये बात बन नहीं रही। मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और आबादी के लिहाज से लाहौर को भारत का हिस्सा बिल्कुल दे दिया था, खाते में डाल दिया था कि ये लाहौर जो है भारत का हिस्सा है। और उसके मैंने जो कारण भी ठोस दिए थे कि वहाँ की जो जियोग्राफी है वो भी निरंतरता, अमृतसर के साथ उसका बिल्कुल सीमाओं का मिलना, कल्चर का मिलना, भाषा का मिलना, हाव भाव, खान पान, हर चीज़ का मिलना जो है वो मुझे मजबूर करता था कि लाहौर को मैं भारत में रखूं। अब आप कल्पना कीजिए मित्रों, अगर लाहौर आज हमारा होता तो आज वो कहावत तो कहीं और नए अर्थों में पेश की जाती कि जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो अब ये चीज़ें जो हैं, इतिहास कितना ख़तरनाक कई बार मोड़ लेता है। और उसके बाद मुझे उसका ये कहना है, इसके बांटने वाले का ये कहना है विशेष रूप से कि मुझे मजबूर इसलिए किया गया कि लाहौर में पाकिस्तान में ही दूँ। पाकिस्तान में इसलिए कि अगर लाहौर भी उनके पल्ले ना पड़ा तो उनके पास तो पूरे पाकिस्तानी पंजाब में कोई बड़ा शहर रह ही नहीं जाएगा। इसलिए लाहौर तो कम से कम ये पाकिस्तान को दे ही दो, वहाँ रहने दो। उनके पास तो अमृतसर है, पटियाला है, बहुत सारे, लुधियाना है, जलंधर है, बहुत कुछ है। और हमारे पास जो जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो सिवाय लाहौर के और कोई बड़ा शहर
है ही नहीं, और रावलपिंडी है वो तो फौजियों का शहर है, वहाँ कोई आबादी है ही नहीं। तो कुल मिलाकर इस तरह से इतिहास के पन्नों में लाहौर भारत का हिस्सा बनते बनते हट गया, बनते बनते रह गया आप कह सकते हैं। और कितनी अजीब अजीब मोड़ आते हैं इस विभाजन के कथानक में, कितने मोड़ आए इसका अंदाज़ा लगाना भी आज की तारीख में मित्रों मुमकिन नहीं है। और उसके बाद वहाँ के जेन ऑस्टिन और कई कवियों ने भी उस पर कविताएं लिखी, और इसने खुद स्वीकार भी किया रेड क्लिफ ने कुलदीप नैयर के साथ इंटरव्यू में कि मैं तो जब मैंने भारत की शक्ल नहीं देखी 1947 से पहले, मैंने इस मुल्क की कल्चर नहीं देखी, इस मुल्क के किसी बंदे से मैं नहीं मिला, ना मुझे भाषा का पता, ना मुझे यहाँ की तहजीब का, ना खान पान, ना इतिहास का पता। और मुझे सीधी सी बात, मुझे कह दिया गया कि एक लकीर खींचनी है, खींच दो। और उसने एक बात का और भी रहस्य उद्घाटन किया, जिसके बाद मैं अपनी बात फ़िलहाल ख़त्म करूँगा, कि मुझे मेरा नाम तो पूछा कुलदीप नैयर साहब ने कि तेरा नाम आया कैसे, तो अपनी सेवाएं दी कैसे? कहता मैंने तो नहीं दी, मेरे नाम का प्रस्ताव दरअसल जिन्ना ने स्वयं रखा था। और क्यों रखा था, उसका कारण ये था कि मेरी प्रसिद्धि लंदन में सिर्फ उन सीनियर एडवोकेट्स में होती थी जो घरों की जायदाद का, बड़े बड़े घरों की जायदाद का बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा सबको कबूल होता था। तो ये माना गया कि बंटवारा बिल्कुल सही ढंग से करने का, अगर फ़न करने की कला अगर किसी को आती है तो वो सिर्फ इसी बंदे को आती है, तो इसी बंदे की सेवाएं ले लो। ये जिन्ना ने सुझाव दिया, और जिन्ना का ये सुझाव माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद ये विभाजन का सिलसिला शुरू हो गया। और श्रीमान जी ने पहली बार 1946 में भारत की धरती पर कदम रखा। और बाद में मित्रों जब यहाँ से चला गया तो उसका क्लाइमैक्स ये है कि बाद में चला गया तो उससे वहाँ के मीडिया वालों ने पूछा लंदन में कि क्या आप दोबारा फिर से एक बार भारत नहीं जाना चाहते हैं? तो उसने कहा कि लंदन में अगर आज महारानी भी मुझे हुक्म दे तो मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। तो लोगों ने कहा आप इतनी हुक्म अदूली करेंगे, महारानी तो आपको पनिश भी कर सकती। कहते मैं, मुझे वो पनिशमेंट तैयार, वो बिल्कुल कबूल होगी, लेकिन मैं अगर भारत में गया तो भारत के लोग पत्थरों से मार मार कर मेरा वो हुलिया बिगाड़ेंगे, भारत और पाकिस्तान के लोग, कि मेरे लिए जीना हराम हो जाएगा। तो मित्रों आज इतना ही, बहुत सारी बातें हैं, ढेरों हैं जो आपके साथ बांटेंगे इसी विषय को लेकर। शुक्रिया।